Hello and welcome back to class 11th. Dear friends, today we are going to discuss our next topic, that is cell, and in the cell we are actually today going to discuss eukaryotic cells. Dear friends, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेल दो टाइप की हैं, प्रोकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल को हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि हम उसको डिटेल में भी कर चुके हैं। अब हम आज शुरू करते हैं यूकार्योटिक सेल्स को। और एक बात हम पहले से जानते हैं कि हमारे पास 5 किंगडम्स हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मोनेरा एक ऐसी किंगडम है जिसमें सारी की सारी प्रोकार्योटिक सेल आती हैं, और यूकार्योटिक सेल्स जो हैं वो 4 किंगडम में पाई जाती हैं: प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमलिया में। बड़ा आसान है, इजी कंसेप्ट है। एक के लिए वो बिल्कुल अलग बनी ही इसलिए थी, बैक्टीरिया की जो किंगडम है जिसे मोनेरा कहा जाता है, क्योंकि वो प्रोकार्योटिक है। फिर उसमें जितने भी सारे यूकार्योटिक हैं हम जानते हैं ये यूनिसेलुलर यूकार्योटिक है, ये सारे के सारे मल्टीसेलुलर हैं। प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर यूकार्योटिक किंगडम है। फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया ये मल्टीसेलुलर हैं और यूकार्योटिक किंगडम है। असल में यूकार्योट और प्रोकार्योट का एक बेसिक फ़र्क जो होता है, जो डिफरेंस मेन होता है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनसाइड द यूकार्योटिक सेल्स। यूकार्योटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का होना ही सिर्फ और सिर्फ यूकार्योट और प्रोकार्योट में डिफरेंस करता है, एक बड़ा डिफरेंस करता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब कि कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होती है और वो यूकार्योटिक में मिलते हैं, वो प्रोकार्योटिक और सेल्स में नहीं मिलते हैं। मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, these all the 4 are not anywhere found in prokaryotic cells। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स हैं, और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होने की वजह से ये कहाँ में, मतलब यूकार्योटिक सेल्स में मिलते हैं, प्रोकार्योटिक में नहीं। और एक और बड़ी चीज़ है, यूकार्योन नाम जो बना है, यू मतलब ट्रू और कार्योन मतलब न्यूक्लियस। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, उसका न्यूक्लियस का मटेरियल, उसका क्रोमेटिन मटेरियल, उसका क्रोमोसोम ऐसे ही बिखरा रहता है। यू कैन नॉट फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस दैट दिस इज द न्यूक्लियर मटेरियल। बिखरा रहता है साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस एक सेंट्रल पॉइंट नहीं है, किसमें? प्रोकार्योट में। यूकार्योट में क्या होता है, यही न्यूक्लियर मटेरियल, जितना भी न्यूक्लियस का मटेरियल होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनेल में होता है और उसका नाम है न्यूक्लियस। इसलिए कहा कि ये ट्रू न्यूक्लियस है, और ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है किस में? यूकार्योटिक सेल्स में। ये हमारा नेक्स्ट बात है, न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवलप। अगर ये एनवलप ही ना हो, ये मेम्ब्रेन ही ना हो, तो फिर ये तो प्रोकार्योट बन जाए। इसी नाम पे इसका नाम पड़ा है। यू मतलब सच्चा, यूकार्योन, कार्योन मतलब न्यूक्लियस, ताकि न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई। एक ये सेल है, इसका ये क्रोमेटिन मटेरियल है, एक ये सेल है, बताइए किस में न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है? इसमें। दैट्स वाई सच्चा न्यूक्लियस किस में हुआ, अच्छा न्यूक्लियस किस में हुआ, ट्रू न्यूक्लियस किस में हुआ? दिस वन। So that's why this cell is eukaryotic cell and this cell is not eukaryotic cell. This is not true nucleus cell. Hence its name is primitive type of nucleus, means prokaryotic cell. अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। What are the constituents of the cell? कल हमने बात की थी, लास्ट टाइम हमने बात की थी प्रोकार्योटिक सेल्स की, और प्रोकार्योटिक सेल्स में कोई बड़े मेम्ब्रेन की बात नहीं की थी, उसके सेल मेम्ब्रेन, सेल एनवेलप की बात की थी, जिसमें ग्लाइकोजन टाइप में कुछ था, मेम्ब्रेन थी, सेल वॉल थी। लेकिन यहाँ सेल ऑर्गेनेल्स में अगर हम पढ़ें तो असल में ऑर्गेनेल से कुछ हो रहा है, पर मैंने उसमें पहले नंबर पे मेम्ब्रेन और सेल वॉल इसलिए लिखा है क्योंकि इनके बिना सेल को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता।
मतलब इनके बिना सेल का पता नहीं चलेगा कि ये सेल है कि नहीं है। तो मेम्ब्रेन का होना, सेल वॉल का होना, सेल वॉल प्लांट में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। मेम्ब्रेन दोनों में होती है, प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है। प्लाज्मा जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर का वो मटेरियल जिसमें सेल के बाकी ऑर्गेनेल्स तैर रहे हैं, ऐसा एक लिक्विड क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। उसको मैंने यहाँ नाम प्लाज्मा लिख दिया है, आप उसको क्या लिख सकते हैं? साइटोप्लाज्मा। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, जो ये तीन चीजें हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं सेल के। मेम्ब्रेन, उसका साइटोप्लाज्म, उसका न्यूक्लियस, यही तीन चीज मिलकर के सेल की बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। यही तीन चीज मिलकर के एक सेल को डिफाइन करती हैं कि सेल क्या है। अदरवाइज अगर इनमें से कोई सी एक चीज निकल जाए तो सेल भी डिफाइन नहीं हो पाएगी। सपोज कीजिए मेम्ब्रेन नहीं है तो पता नहीं कि साइटोप्लाज्म है कि नहीं है, पता नहीं कि न्यूक्लियस कहाँ है कहाँ नहीं है। यानी मेम्ब्रेन होने के लिए, मेम्ब्रेन होने की वजह से सेल आइडेंटिफाई होती है, प्लाज्मा होने की वजह से सेल वर्क करती है, न्यूक्लियस होने की वजह से सेल जो है उसमें मतलब वर्क करने के लिए तैयार होती है। अल्टीमेटली इन तीनों को कहते हैं हम सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। अदरवाइज फ्रेंड्स आज हम सिर्फ इनको ऐसे ही पढ़ें। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, पूरे सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स को वर्क करना होता है। उनके लिए एनर्जी कहाँ से लाओगे? तो एनर्जी के लिए एक सोर्स होना चाहिए, एक किचन होनी चाहिए जहाँ से उनके लिए खाना तैयार होके आए, जहाँ से उनको एनर्जी का न्यूट्रिएंट तैयार होके आए, और दैट न्यूट्रिएंट विल कम फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जनरेट होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ लेंगे। ये नोट है, सेल के ऑर्गेनेल्स का वर्क करने के लिए जो करेंसी चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो उसकी जिसके पास जितनी एनर्जी वो उतना वर्क करेगा, जिसके पास जितनी एटीपी होगी। गोल्जी बॉडीज ये अलग एक टॉपिक है, और मैंने आपको बताया गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, इनको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बोन्ड सेल्स, मेम्ब्रेन बोन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। कैसे? इसको आप याद कैसे करेंगे? आपने गर्ल की स्पेलिंग सुनी है, GI, राइट, RL। बस इस वाले फॉर्मूले के लिए आपको याद रखेंगे GERL। G फॉर गोल्जी बॉडी, E फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R फॉर राइबोसोम, L फॉर लाइसोसोम। तब जाके आपको ये सेल के जो 4 ऑर्गेनेल्स हैं जिनको मेम्ब्रेन बॉन्ड कह सकते हो आप, ये होगा, राइट। अब पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ तब बनता है जब उस पर राइबोसोम चिपकता है। अब इसकी डिटेल हम जब पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इनको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन समझते हैं कि सेल के अंदर होता क्या क्या है। तो ये समझिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब RER। रफ कैसे? ये स्मूथ है, इसको रफ बनाने के लिए क्या चाहिएगा? इस पर कुछ हो जाए, ऐसे करके चिपक जाए तो ये अब रफ बन गया। बस यही है, ये SER है। और SER पर जहाँ पर राइबोसोम्स चिपके मिलते हैं, RIBO, राइबोSOMES, राइबोसोम्स जहाँ चिपके मिलते हैं, जैसे ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, तो अब ये जो सरफेस बन गई थी कैसी बनी थी? रफ। दैट्स वाई अब ये मतलब ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम अटैच है उसको हम RER कहते हैं। बाकी कोई बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं है। इनका काम असल में क्या होता है कि ये प्रोटीन्स को जो बन के आया है उसको पैक करते हैं। पैक करने का काम किसका है? पैकिंग। कहीं भेजना हो एनवेलप में डाल के भेजेंगे। मान लीजिए एक सेल है जिसने कोई प्रोटीन बनाया है, उस प्रोटीन को इफेक्ट में लाने के लिए सपोज करो माइंड में जाना है वो प्रोटीन, तो उसको एक मैसेज भेजना होगा और मैसेज भेजते हैं उसको पैक करने के काम होता है। तो वेसिकल सिल पैक कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैक करता है। कहाँ? राइबोसोम क्या काम करता है? आपने पढ़ा है ना, राइबोसोम RNA, राइबोसोमल RNA। एक्चुअली वो काम क्या करवाता होगा? वो DNA to RNA, राइट, RNA to प्रोटीन। ये कहाँ बनता है? ये बनता है RNA to प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स में। तो जब ये प्रोटीन कहाँ राइबोसोम में बन रहा है, उसको पैक कौन कर रहा है? उसी के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
यानी इन दोनों का एक साथ काम है। कब, किस किस का, आरईआर का और राइबोसोम का। दोनों क्या काम करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उसको पैक करते हैं और फिर भेजते हैं जहां भी जाना होगा उसको, सिग्नल के लिए, मैसेज के लिए। और लाइसोसोम्स का काम ये है सेल्स के अंदर, इसके अंदर बहुत बड़े मतलब बेकार एंजाइम्स होते हैं, डेंजरस एंजाइम, जिसे वो सेल के लिए डेंजरस हैं। कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ दूसरे केमिकल्स होते हैं, कुछ दूसरे मतलब डाइजेस्टर्स होते हैं। ये काम क्या करते हैं, सपोज कीजिए ये लाइसोसोम है और इस सेल को कोई खतरा है, तो ये लाइसोसोम बस्ट कर जाएगा और इसके अंदर के एंजाइम हैं वो निकल आएंगे बाहर, और वो एंजाइम क्या करेंगे, इस सारे साइटोप्लाज्म को डाई आउट कर देंगे, मार देंगे, इसके अंदर की बॉडीज को मार देंगे, ऑर्गेनेल्स को मार देंगे, अल्टीमेटली सेल विल डाई आउट। कौन करेगा इस काम को, लाइसोसोम। कब, जब सेल को लगेगा कि अब मैं खतरे में हूँ। तो इसका मतलब लाइसोसोम्स आर द सुसाइडल बैग, सुसाइड कर लेते हैं खुद ब खुद। किसको, पूरी सेल को करा देते हैं। कौन कराता है, लाइसोसोम। क्या लिख सकते हैं इसको, सुसाइड। सुई मीन्स खुद, सुमोटो, आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कई बार सुना होगा कि वो अपने आप जो है कई सारी चीज़ों को उठाती है, केसेस को, तो उसे सु बोलते हैं। साइड का मतलब डेथ, मारना, किल करना। सुसाइड, खुद को मारना। सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है, लाइसोसोम्स को कहा जाता है। 9th क्लास का कंसेप्ट है ये भी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है वैक्यूल। वैक्यूल जो होते हैं ये असल में, जैसे ये सेल है, इस सेल में आपके घर में कुछ काम होता हो या स्कूल में आपने देखा हो, ऐसा तो है नहीं कि बिना कचरे के कुछ काम हो जाए। स्कूल में आप पढ़ते हैं तो कचरा बनता है, यानी कागज़ पेपर बनते हैं, डस्टबिन में डाले जाते हैं। किचन में आपने देखा हो मम्मी काम करती हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर आपने सब्जी के छिलके, आटे से निकला हुआ छानस या गुड़ जिसको हम बोलते हैं, तो वो सब काम क्या करते हैं, वो एक्चुअल में वेस्ट है। और वेस्ट को कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना तो कचरा बिखरेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दैट्स वाई पूरी सेल के वेस्ट को कंट्रोल करने का काम होता है छोटे मतलब डस्टबिन्स का, और उन डस्टबिन को बायो की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल। खाली ये आपका न्यूक्लियस है, ये मानिए ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, ये वैक्यूल है। अब मैंने कई सारे वैक्यूल बनाए, इसका मतलब ये है कि ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल होते हैं। यहाँ मतलब आप देखिए एनिमल सेल का एक ये डिफरेंस है कि इसमें मैनी वैक्यूल होते हैं, मैनी वैक्यूल्स। जबकि प्लांट सेल, चूंकि ये तो चलो इसका तो जो एक्सक्रीशन वगैरह जो है बेहतरीन लेवल का है, अच्छा लेवल का है, और एक्सक्रीशन में ये सब निकल जाते हैं, सेल मेंटेन रहती है। लेकिन प्लांट का तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा नहीं है ना, तो उसके लिए क्या होता है, उसके पास डस्टबिन का डिब्बा जो हो बड़ा होना चाहिए। तो उसमें ये एक सेल है, सपोज कीजिए ये उसका न्यूक्लियस है, तो ये पूरा का पूरा, ये इतना बड़ा, ये मानिए ये यहाँ न्यूक्लियस है। एक बड़ा सा जो वैक्यूल है ये किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में। क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये सेल इमूवेबल है, इसके पास कोई, जैसे हमारे पास सिस्टम है ना ब्लड का, ऐसा तो प्लांट के पास नहीं है। अब ब्लड जो है वो बार बार इसको जो है प्योरीफाई करता रहता है, सेल के अंदर से कचरे को निकालता रहता है, लेकिन इसका प्लांट का कोई इस तरह का सिस्टम नहीं होता है। दैट्स वाई प्लांट के सेल के लिए एक बड़ा डस्टबिन होता है, और उसको हम बोलते हैं बिग मतलब वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। किसके अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर। तो ये एक डिफरेंस मैंने यहाँ दे रखा है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अगला है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स में असल में कुछ पिगमेंट होते हैं, और ये पिगमेंट काम किस लिए करते हैं, ये वर्कआउट करते हैं। मतलब प्लास्टिड में एक्चुअली यहाँ क्लोरोफिल की हम बात कर लें तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो जनरली ऑटोट्रॉफिक्स में, मतलब ऑटोट्रॉफ में इसमें पाया जाएगा, ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता। तो ऑटोट्रॉफ कौन है, ज़्यादातर प्लांट्स हैं। तो मैंने यहाँ एक चीज़ लिखी है, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब क्लोरोफिल जो होता है वो इसी में तो पाया जाता है, प्लास्टिड में। और ये किस लिए काम आता है, ये मतलब आपको फोटोसिंथेसिस के काम आता है। फोटोसिंथेसिस ह्यूमन या एनिमल तो नहीं करते, जब वो नहीं करते तो उनमें प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। ये एक बड़ा डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। पहला डिफरेंस हम बता चुके हैं, वो डिफरेंस ये है कि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं मिलती है। सेंट्रियोल जो है वो केवल एनिमल सेल में मिलता है, वो प्लांट सेल में नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। साइटोस्केलेटन की बात करें, एक सेल को स्टैंड आउट करने के लिए, जैसे मेरी बॉडी को हड्डी के ढांचे की ज़रूरत है, ऐसे ही एक सेल को अपनी शेप में होने के लिए क्या ज़रूरत है, दैट इज साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटन मतलब उसका ढांचा। साइटोस्केलेटन में कुछ प्रोटीन्स आते हैं, कुछ लिपिड्स आते हैं जो उसके पूरी स्ट्रक्चर देते हैं कि सेल ऐसी होगी या ऐसी होगी। सिलिया एंड फ्लैजेला जब होते हैं, जबकि यूनिसेलुलर हों, जैसे कि आपके प्रोटिस्ट।
जिनको मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, सिलिया या फ्लैजिला। इसके अलावा सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल, माइक्रोबॉडीज़, ये एक्चुअल में और अलग अलग पार्ट्स हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा कि इन 3 के बारे में आप होमवर्क लीजिए और इन तीनों के बारे में पढ़िए कि सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है और माइक्रोबॉडीज़ क्या होते हैं। अब चूंकि ये टोटल 16 हैं तो अगले 4 दिन में हम कैसे करेंगे, एक दिन में ये 4, अगले दिन में ये 4, अगले दिन में ये 4 और अगले दिन में ये 4, मतलब अगले 4 दिनों में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में इसको पढ़ते हुए समझेंगे पूरे चैप्टर को और ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।